ताइवान के राष्ट्रपति लाई जिंग ने तो बधाई संदेश भेजा, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। ताइवान के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि चुनावों में जीत के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। हम तेजी से बढ़ रही ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाना, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं। उधर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद लाई जिंगते। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं। लेकिन अब इसी बात पर चीन विफर गया है और उसने भारत के सामने विरोध जताया है। विरोध से आगे बढ़ते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हू शिजिन ने भारत को धमकी तक दे दी है। हू शिजिन ने ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हद पार कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ने पर भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब इस मामले में अमेरिका की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस मामले पर सवाल पूछे जाने पर कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी, इसलिए मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह के बधाई संदेश कूटनीति का सामान्य तरीका है। Seen those specific reports, so I don't want to comment on them in detail, but I would say that such congratulatory messages are the normal course of diplomatic business. और कादम्बिनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे चलते हैं न्यूज रूम। कादम्बिनी, जो रिएक्शन चीन का आया है, वाकई ओवर रिएक्शन है, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है चीन इस कर्टसी एक्सचेंज को लेकर? बिल्कुल सिकता, और जब भी ताइवान का मसला आता है तो चीन ओवर रिएक्ट ही करता है, चाहे वो कोई भी बोले। लेकिन इस बार तो उसने भी शायद अगर ग्लोबल टाइम्स की ही भाषा में कहें तो सारी हदें पार कर दी, क्योंकि एक सामान्य एक बधाई संदेश का ये एक्सचेंज था, जिसमें पीएम ने ये बात कही थी कि एक दोनों के लिए जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो ऐसा रिश्ता होना चाहिए आर्थिक और तकनीकी तौर पर। और उसको लेकर चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राजनीतिक प्रतिबद्धता है भारत की वन चाइना को लेकर, और कोई भी संवाद ताइवान से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताइवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वो चीन है, और ताइवान के राष्ट्रपति जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस भी देश के कूटनीतिक रिश्ते हों चीन के साथ, वो बिल्कुल कोई संवाद न करे ताइवान के साथ। तो इस तरह की बात जब भी ताइवान का मसला आता है तो वो ज़रूर करता है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी है। वो भी तब जब कश्मीर का मसला आता है, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उस वक्त उसने काफ़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि कश्मीर का मसला जो है वो यूएन चार्टर और बायलैटरल रिश्तों के बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स है उनके हिसाब से हो, जबकि भारत बहुत सीधा मानता है कि यूएन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के बयान कश्मीर को तो लेकर देता रहता है चीन, लेकिन भारत जब इस तरह के एक नॉर्मल एक बधाई संदेश का एक्सचेंज हो रहा है तो चीन बिफर गया है। जी बिल्कुल। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी हो रही हैं। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता भेजा गया है। आपके पास वो लिस्ट है, कौन कौन आ रहा है और किन लोगों को न्योता नहीं भेजा गया है? कादम्बिनी, देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, कम से कम 2 जो हैं वो बिल्कुल कंफर्म्ड हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बिल्कुल कंफर्म्ड हैं कि वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में होंगे। उनके अलावा हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक मॉरिशस, नेपाल और भूटान के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। तो ये सामने आया है। और जहाँ तक ये इस न्योते की बात है, अभी तक ये नहीं लग रहा कि चीन या पाकिस्तान को न्योता जाएगा, क्योंकि दोनों से जिस प्रकार के रिश्ते हैं तो वो बहुत बेहतर नहीं है। कई बार जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो कह चुके हैं कि चीन से सामान्य रिश्ता नहीं है। जो जिस तरह की झड़प हुई थी 2020 में, उसके बाद पाकिस्तान से कोई भी कूटनीतिक रिश्ता बचा ही नहीं है जिस तरह का हिसाब किताब था। और वो भी तब जब आपको याद होगा कि 2014 में सार्क नेताओं को बुलाया गया था स्वेरिंग इन में, जब पीएम ने शपथ लिया था। उस वक्त उसमें नवाज शरीफ आए थे। 2019 की अगर बात करें तो बिम्स्टेक के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था। इस बार जो नेताओं को बुलाया जा रहा है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत, लगता है उनको बुलाया जा रहा है, उनको न्योता दिया गया है, क्योंकि भारत जो है बहुत अहमियत देता है, खास तौर पर इसलिए भी कि एक तो पड़ोसी हैं, बेहतर सहयोग होगा, दूसरा कि क्षेत्र में प्रभाव और स्थिरता के लिए भी भारत इसे ज़रूरी मानता है।
जी शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए कादम्बनी शर्मा आपका न्यूज़ रूम से। और हम हमारे साथ जुड़ रही हैं अनुराधा चिनॉय जो प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की। अनुराधा जी, जो शुरुआत इसी से करते हैं जिस पर कादम्बनी ने ख़त्म किया है, राष्ट्रीय अध्यक्षों के न्योते पर। आप पिछले टर्म में प्रधानमंत्री मोदी ने होस्ट किया G20 यहाँ पर और एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। ऐसे में अब जो नया टर्म, अब उनका अगला टर्म शुरू होने वाला है, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कितनी अहमियत रखेगा और किस पर प्राथमिकता होगी भारत सरकार की तब? मुझे तो लगता है कि भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी कंटिन्यूटी रहेगी। पिछले बार भी पिछले 10 साल से भारत ने ये मतलब पूरी तरह से दिखाया है कि उनके पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ना तो वो एकजुट के साथ रहेंगे, ना दूसरे, वो युद्ध के खिलाफ हैं। और चाहे चीन के साथ उनके जैसे भी ऊपर नीचे रिश्ते चलते हैं और चीन काफ़ी कड़क तरीके से बोलता है, लेकिन भारत ने काफ़ी अच्छी तरह से उनके साथ डील किया है। प्रधानमंत्री ने बल्कि कई बारी कहा है कि एक डी एस्केलेशन होना चाहिए और हमारी और चीन और भारत के बीच में हमें किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन या सहायता नहीं जरूरी। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, जो हमारे पक्ष में है, वही हम करेंगे, चाहे जिस देश के साथ हो। रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, और मतलब ईस्ट यूरोप या जो भी सारे, और नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ भी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे लास्ट नॉन अलाइन मीटिंग के लिए। और जैसे सारे ग्लोबल साउथ के देशों ने स्टेटमेंट्स पास की, तो हम लोगों ने भी उनका साथ दिया। तो भारत ने ये स्थापित कर दिया है कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहता है और उसमें फर्क नहीं होगा। बात यह है कि चीन और अमेरिका के बीच में इंडो पैसिफिक को लेके, साउथ चाइना सी को लेके, फिलीपींस को लेके बहुत तेजी से एस्केलेशन हो रहा है, टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है। भारत ये सारी चीजें देख रहा है, लेकिन वो इस युद्ध में नहीं जाना चाहता। वो अपने ही हित देखेगा और सब साइड्स को कहेगा कि आप आराम से डिप्लोमेटिक नेगोशिएटेड तरीके से बातचीत करो। तो चीन जो ये उबड़ खाबड़ करता है और ये हम लोग क्रिटिसाइज करता है, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। जी, और ऐसे में जो असल मुद्दा है जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं कि चीन की परेशानी क्या है, क्यों ओवर सेंसिटिव हो रहा है चीन। अब ताइवान की तरफ से कांग्रेचुलेटरी मैसेज आया प्रधानमंत्री मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब दिया। आमतौर पर कर्टसी एक्सचेंज को यही कहा जाता है, यही होता है। तो ऐसे में ओवर सेंसिटिविटी इस वक्त चीन क्यों दिखा रहा है? इशू ये है कि चीन का ये बहुत ही मुद्दा है कि ताइवान उसका एक प्रोविंस है और वो ताइवान को रिकग्नाइज नहीं करता कि वो कोई इंडिपेंडेंट स्टांस ले ले। अमेरिका की पॉलिसी जो पहले एक एम्बिग्विटी थी, ना इस तरफ ना उस तरफ, अब वो खास ताइवान के तरफ हो गए हैं। चीन को वो बार बार घेर रहे हैं, उनकी वहां बेसिस बढ़ रही हैं। उन्होंने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री असिस्टेंस में दिया है। अमेरिका फिलीपींस के साथ नई बेसिस बना रहा है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो मुद्दे हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इशू हैं, उसके साथ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की एक ट्रायडिक उन्होंने सिक्योरिटी संबंध बना लिए हैं। तो चीन को ये डर है कि किसी वक्त भी अमेरिका उनको घेर सकता है और वहां युद्ध हो सकता है। पर दूसरे तरफ चीन ये भी कह रहा है कि ताइवान उनका है, एक प्रोविंस है, उनका स्टेट है, और ताइवान और चीन किसी दिन एक हो सकते हैं और वो उन पे डिपेंडेंट है। तो कोई भी देश, चाहे हम हो या कोई भी, अगर ताइवान से कोई इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाए तो उनको बहुत टेंशन हो जाता है और वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। भारत की पुरानी पॉलिसी ये रही है कि वो मानता है कि ताइवान चीन का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि कोई कहे कि कश्मीर का कोई मतलब हमारे से अलग है, तो वो उनका भी वैसे है। इसीलिए
वो भड़क जाते हैं। पर हमारी पॉलिसी ये बहुत काफी अभी तक क्लियर है कि ताइवान और चीन अपने बायलैटरल तरीके से ये तय कर लें और हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हाँ, ये कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस तो फॉर्मल मैसेजेस होते हैं। अगर ताइवान ने दिया है तो पीएम मोदी भी मतलब थैंक यू तो जरूर करेंगे ही। लेकिन ये देखने लायक होगा और सारी दुनिया देखेगी कि कहीं इंडिया अचानक अपने जो पुराना रास्ता है उससे बदले या ना बदले, ये तो किसी को अभी तक पता नहीं। जी, नए टर्म में ये देखना होगा। एक छोटा सा सवाल जाते जाते, लेकिन जब पीओके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गुजरने की बात होती है, उसको गति देने की बात होती है, तो तब चीन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता है, तब उसे कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल। चीन का तो ये वो उनकी एक अग्रेसिव पोजीशन रहती ही है, इसीलिए ये कुछ कम नहीं है। चाहे अमेरिका उनको घेर लेता है, लेकिन चीन भी पूरी तरह से अपनी जो पुरानी उनके जो दिमागी मैप्स हैं, जिसमें सच्चाई हो या ना हो, चाहे साउथ चाइना सी या एक फिलीपींस का एक आइलैंड ले लो। एक छोटा सा आइलैंड था शोल, जो जी। चीन ने हड़प लिया। चीन और फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये पास कर दिया कि फिलीपींस सही है। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गलत है। तो जो उनके दिमाग में उनकी टेरिटरी है, उस पे तो वो बहुत ही अग्रेसिवली उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमें जरूर देखना होता है। ये चीन पर की ये भी जरूरी है कि हम लोग युद्ध नहीं चाहते। बिल्कुल, और ये चीन की हकीकत से भारत भली भांति वाकिफ भी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, अनुराधा चुनाव का। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर परसों यानी 9 जून को शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कई देशों को न्योता भेजा गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस। साथ ही ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मालदीव्स को भी न्योता दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि पाकिस्तान और चीन को भारत की ओर से कोई न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चुनावी नतीजों का एनालिसिस, मुस्लिम बहुल सीटों पर किसने मारी बाजी। और अब चुनावी नतीजों का एनालिसिस। इस बार 2019 से कम मुस्लिम सांसद जीत कर आए। लोकसभा की कुल 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। मुस्लिम बहुमत सीटों पर किसका कैसा प्रदर्शन रहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन। इस बार चुनाव नतीजे आने के बाद इस बात की आम चर्चा हो रही है कि मुस्लिम मतदाताओं ने जमकर हिस्सा लिया और उनके वोटों ने नतीजों पर काफी असर डाला। वैसे तो इस बार मुस्लिम उम्मीदवार पिछली बार के मुकाबले कम उतारे गए थे, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम उम्मीदवार जीते वो पिछली बार के बराबर ही लगभग रहे। यानी 24 मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो इस बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। लेकिन ज्यादा दिलचस्प ये देखना है कि जिन सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उन सीटों का क्या हाल रहा। इसमें अगर हम एक नजर डालें कि पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के हक में ही इस बार रही, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो 30% से ज्यादा है। एक नजर आप यहां पर डालिए, कुल 48 सीटें हैं देश भर में जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। और उसमें अगर बीजेपी का प्रदर्शन आप देखेंगे तो 2014 में जहां पर 17 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली थी, ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, 2019 में ये कम होकर 13 रह गई और 2024 में सिर्फ 12 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी जो है वो मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस को यहां पर जो है वो लगभग इनके लिए संतोषजनक नतीजे रहे उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। 2014 में 10 जीते थे, 19 में 11 रहे और 2024 में एक और उम्मीदवार ज्यादा इनका जीता और 12 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी यहां पर मिली है। और टीएमसी
उन पार्टियों में रही जिनको सबसे ज़्यादा आप कहिए कि मुस्लिम मतदाता जो है वो इनसे खुश रहे, इनकी तरफ रहे। इसमें 2014 में 5 मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे, 2019 में ये 7 रहे और अब ये बढ़कर 2024 में 8 ऐसी सीटें हो गई हैं जो मुस्लिम मतदाता जहां पर ज़्यादा तादाद में है और वो टीएमसी के हक में गई हैं। इस बार बंटवारा जो है मुस्लिम वोट का कम देखने को मिला उत्तर प्रदेश में और यह नतीजा आपको देखने को मिला बीएसपी के नतीजों में, जहां पर कोई भी सीट बीएसपी के हक में इस बार नहीं रही। पिछली बार जो है 5 सीटों पर बीएसपी को कामयाबी हासिल हुई थी और जहां पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं उन सीटों पर। इसके अलावा और नंबर्स आप देखेंगे तो सपा के लिए इस बार के चुनाव जो है वो काफ़ी खास रहे। बड़ी संख्या में सपा ने सीटें जीती और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, बल्कि वो सीटें मुस्लिम वोटर जहां पर ज़्यादा हैं वहां पर इनका परफॉर्मेंस जो है आप देखिए दुगनी सीटें जो है वो हो गई। 2019 में 3 सीटें जीती थी सपा ने और 2024 में 24 सीटें संभल, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना वो सीटें रहीं जहां पर सपा को ज़्यादा वोट जो है वो हासिल हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका प्रदर्शन कैसा रहा, तो इन 3 चुनावों में आप देखेंगे कि 2014 में कोई सीट नहीं जीते थे, 19 में 3 जीते थे और इस बार सिर्फ 2 सीटें इनके हाथ जो है वो लगी हैं। मुस्लिम वोटर्स जहां पर बड़ी तादाद में हैं। बाकी अन्यों का अगर प्रदर्शन देखें जो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो 2014 में 16 उम्मीदवार जो है वो ऐसे जीते थे, 2019 में 6 रहे और 2024 में 8 सीटें जो है वो यहाँ पर ऐसे उम्मीदवारों की रही जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं। उन्होंने इनको जो है वो जिताने में अपना योगदान जो है वो दिया है, जिसमें नगीना सीट उत्तर प्रदेश की भी शामिल है जहाँ पर चंद्रशेखर जो है इस बार जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। तो कुल 48 ये सीटें हैं ऐसी जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो इंडिया गठबंधन के हक में ज़्यादा रहा है। नतीजा और अब शेयर बाजार का हाल, जिसमें नया उत्साह आज देखने को मिला। ऐसा क्यों हो रहा है, बताने के लिए हमारे साथ हैं साक्षी। जी बिल्कुल, आज हमने भारत के शेयर बाजार में फिर से काफ़ी तेज़ी देखी। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं वो 2% से भी ज़्यादा क्लोजिंग टाइम पर गेन हुई। हमने देखा कि ट्रेड के दौरान सेंसेक्स ने जो है इंट्राडे रिकॉर्ड हाई टच किया था। अब सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर्स में निवेशक इतने खुश इसीलिए हुए कि देखिए आने वाले समय में उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिख रही है, उनको रिफॉर्म में कंटिन्यूएशन दिख रही है। उनका ये मानना है कि देखिए जब एनडीटीवी जब हम देख रहे थे कि एक जगह हो रहा था कि एनडीए की मीटिंग हो रही थी और दूसरी तरह हम देख रहे थे कि दूसरी तरफ सेंसेक्स में उछाल आ रहा था, रिकॉर्ड हाई हो रहा था। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये एक कारण जरूर था मार्केट में तेजी देखने के लिए। दूसरा कारण जो वो मानते हैं वो ये था कि याद रखिए आज आरबीआई पॉलिसी आई थी और आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोकस जो है FY25 के लिए उसको बढ़ाया है, कहा है कि वो 7.2% पर होगा। तो पहले से ये काफ़ी अच्छा है और ये इसने भी मार्केट सेंटिमेंट को बूस्ट किया। अब रही बात कि स्टॉक मार्केट में आज क्या अच्छा परफॉर्म किया या कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आज हमने जैसे कहा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आईटी स्टॉक्स जो हैं वो खासकर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि देखिए आईटी में काफ़ी अपटेक दिखी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जब हम देखें कि निफ्टी टॉप गेनर्स कौन थे दिन भर, कौन से थे, M&M, विप्रो, ये स्टॉक्स ने 5% से भी ज़्यादा गेन किया। हमने ये भी देखा कि अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आज क्लोजिंग में, आज पूरे दिन ट्रेड में। और हमने देखा कि अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, ऐसे स्टॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ तक कि हमने देखा कि एनडीटीवी का जो स्टॉक है वो भी क्लोजिंग पर 4% से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो काफ़ी सारे गेन्स हमने देखे आज मोमेंटम में। अब एक और खबर जो आ रही है रिपोर्ट्स के अनुसार, याद रखिए इसमें कोई एनडीटीवी की स्टडी नहीं है, ये रिपोर्ट्स के अनुसार है और ये रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि राहुल गांधी के जो पोर्टफोलियो हैं वो जो है अच्छा कर रहे हैं, फ़ायदे में हैं। और याद रखिए ये एक ऐसे समय में ये खबर आ रही है जो हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, रिपोर्ट्स पर पढ़ रहे हैं, जब राहुल गांधी ने खुद ही घोटाले की जो है आरोप लगाए हैं भारत के शेयर बाज़ार में। तो ये एक ऐसे समय में ऐसी खबर आ रही है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने जब अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न लोकसभा के लिए चुनाव के लिए एफिडेविट में डिक्लेयर किया था, तो उस रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्टडी जो है उसी पोर्टफोलियो पर हो रही है। लेकिन याद रखिए ये डिस्क्लेमर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये स्टडी जो है, ये असेसमेंट जो है जो इस एक तरह से हुई है, ये इस बेसिस पर हुई है कि उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कोई बदलाव नहीं हुआ जब से चुनाव में ये एफिडेविट फाइल हुआ।
विजय केडिया जो हैं माने हुए जो हैं एक्सपर्ट, उनका क्या कहना है इस पूरी मैटर पर, हम सुनते हैं। मैं नहीं समझता हूँ मार्केट में कोई स्कैम हुआ, क्योंकि ये मार्केट अभी इतना परिपक्व है और सेबी इतनी एक्टिव है और लोग भी समझदार हैं इस तरह से, तो इतना यहाँ पर स्कैम होना मुश्किल है। ये एग्जिट पोल के कारण हुआ। अगर आपकी अगर आप इसको देखने जाएंगे तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए वो 12 के 12 जो एग्जिट पोल या 12-13 जितने भी होंगे, उन्होंने सब एक सुर में जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, ये उसके कारण वो बाजार इतना यूफोरिक हुआ। तो वो आपको ये समझना चाहिए, उस दिन जो मार्केट यूफोरिक, शेयर बाजार क्यों बढ़ता है? शेयर बाजार दो कारण से बढ़ता है, एक तो फ्रेश बाइंग आती है तो बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, जो शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तो मार्केट उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जिस तरह से बायर से भी ज़्यादा मार्केट शॉर्ट कवरिंग में बढ़ता है।